चलिए तो आप लोगों का स्वागत है। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ, जो कि मैथ्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और रिसेंट के क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला, दिए गए पाई चार्ट में शिक्षा पर किए गए व्यय, कहने का मतलब है शिक्षा पर किया गया खर्च का केंद्रीय कोण क्या होगा, हमसे पूछा है। एंगल या डिग्री, कितने डिग्री का कोण होगा। तो हमें सबको पता है कि कंप्लीट सर्कल जो होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, राइट। अब हमसे पूछा है शिक्षा वाला, तो अगर हमें इस पोर्शन को निकालना है, इस पोर्शन को निकालने के लिए सबसे पहले जितने रुपए हैं वो रख लीजिए। तो 5425 मैंने रख लिया। कितना? 5425। देन डिवाइड में आ जाएगा पूरी सर्कल की वैल्यू। तो पूरी सर्कल की वैल्यू हमें ऐड करनी होगी। जैसे आप जोड़ना चाहो तो मैं यहाँ से जोड़ना शुरू करता हूँ। 5 5 10 15 देन 20, 20 की हो जाएगी 0, 2 कैरी हो जाएगी, ठीक है। 0 है, 7 8 9 10 11, 11 और 5 16, 17 18, 18 और 2 कैरी थी, मतलब 20 की 0, 2 कैरी। यहाँ से दोबारा करेंगे, 2 4 6, 6 और 5 11, 1 12, 13 14, 14 और 4 हमारा 18, 19 20, 20 की 0, फिर 2 कैरी। यहाँ पर देखेंगे 4 और 6 10 हो गया, 10 7 17 हो गया, 17 और 6 23 हो गया, 23 और 5 28 हो गया, 28 और 5 हमारा हो जाएगा 33, 33 34 35। तो कहने का मतलब है यहाँ कितना हो जाएगा? 35,000। इंटू कर देंगे। देखो ये तो एक भाग हो गया, ये वो हिस्सा हो गया एक ये, और बाकी पूरे में से एक ये वाला हिस्सा निकालिए। बट हमें इसे डिग्री में चेंज करना है, तो पूरा सर्कल कितने का होता है? आप बोलोगे सर 360 डिग्री का, तो 360 का गुणा कर देंगे, अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे 0 से 0 उड़ा दो सबसे पहले, 25 से काट लेते हैं। तो 25 से जब हम इसको काटेंगे तो देखो 25 से काटने के लिए 4 चौक 16 और एक 17 की 7 एक कैरी, 4 पंजे 20 और एक 21। तो कहने का मतलब है 25 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 217 आ जाएगा। 25 से यहाँ पर काटेंगे तो 25 से काटने के लिए 35 में 4 का गुणा कर दो, 35 दूनी 70 दूनी 140। तो ये वैल्यू कितनी बार जाएगी? 25 से 140 टाइम जाएगी। यहाँ देखेंगे तो 2 से या 4 से काट सकते हैं, 4 निम 36 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 हो गया, ठीक है। अब ये 7 पंजे 35 जा रहा है, 7 से ये काट दो, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 9 का गुणा कर दो, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 279। देन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 हो गया, 25 के बाद 2 बचा, दोबारा और 55 25 हो गया, 4 बचा, 5 8 40 हो गया। तो 55.8 डिग्री जो है आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा बॉस? 55.8 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल था और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो सभी को कॉमन वैल्यू से काट लो, बट कोई मतलब नहीं है, फिर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा छोटा कर नहीं सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, तो इससे अच्छा तो ये सिंपल वैल्यू जो पूछा है वो रख दिया हमने, टोटल पूरे का सम कर लिया, और इंटू 360 इसलिए क्योंकि हमें ये वाला हिस्सा निकालना है 360 डिग्री में से। तो हमारे पास डिग्री निकल के आएगी 55.8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, सुरेश एक बहुउद्देशीय जो भी है दुकान का मालिक है, मतलब सुरेश एक दुकान का मालिक है। महीने के लिए लाभ का वितरण या विवरण नीचे दिया गया है। किराने का सामान जो है 50,000, सौंदर्य रुपये 20,000, महिलाओं के कपड़े 10,000 रुपये में। अगले महीने के संभावित लाभ की गणना करने के लिए वहाँ अलग अलग श्रेणियों में इसी क्रम में 6, 5 और 8 का भार देता है, तो उसके लाभ का औसत क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कि इसको लाभ हो रहा है पहले इतना, ये समझ लो बस, ठीक है। इसने बोला है अलग अलग श्रेणियों को इसी क्रम में 6, 5 और 8, 6, 5 और 8, ये समझ लो किराने का सामान जो 50,000 है, ये यूनिट लेके आया 6, और ये यूनिट लेके आया कितना? 5, और ये यूनिट लेके आया कितना? 8, जो भी है।
क्योंकि वो पहले से ही प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। 6 यूनिट पे 6 का गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, 3 लाख हो गया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू 3 लाख होगी, 5 दूनी 10, 1 लाख होगी, 4 लाख हो गई। देन ये हो गया 80,000, तो 4,80,000 तो टोटल हो गया। हमसे पूछा है औसत, तो देखो बॉस 4,80,000 को इसको हम विभाजित कर दें कितने से, कि टोटल वैल्यू का सम कितना है 6। भाई ऊपर संख्याओं का योग हो गया टोटल, नीचे संख्या तो लिखनी पड़ेंगी। 6 और 5 कितना 11, 11 और 8 कितना हो गया 19 से विभाजित देना होगा। चलिए तो 19 से विभाजित कर देते हैं। तो 19 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है। 38 के बाद में बचा कितना 10, मतलब कहने का ये है ये 1 लाख हो गया। 19 से अगर मैं काटूंगा, ये जीरो भी मैंने ऊपर ले लिया है। 19 पंजे 95, 25 के आसपास कोई उत्तर है? 25 के आसपास 3 उत्तर हैं, बी नहीं हो सकता है सही, अभी बाकी के 3 हैं। तो 19 पंजे 95, बचा कितना 5, और 5 के पीछे 3 जीरो बचे हुए हैं। तो 19 से दोबारा काटेंगे तो 19 तिया तो जाएगा नहीं, 19 दूनी 38 ही जाएगा। तो कहने का मतलब है तीसरा नंबर हमारे पास 2, ये भी कट गया क्योंकि इसमें 1 है। अब या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। तो 19 से हमने डिवाइड किया, 19 दूनी 38, 39 40, मतलब ये बचा हुआ है 1200। अब 1200 बचा है, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114 हो जाएगा। 19 छिक्के मतलब ये है 114। 114 के बाद बचा कितना 60 बचा, 19 तिया 57, 57 के बाद बचा कितना हमारे पास 3, 19 से कम 19, करीबन ये आपका उत्तर आएगा 25 26 3। तो 25 26 3, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। यहाँ देखेंगे तो 65 है, बल्कि आना चाहिए 63, इसलिए ये भी गलत। बताओ कितना सिंपल है। हमने क्या किया, जो नंबर दे रखे थे सिंपल हमने किया, क्योंकि ये अलग अलग दे रखा है, और 6 का गुणा कर दिया, टोटल लाभ हो गया हमारा। ठीक है, जो भी किराने के सामान पर प्रॉफिट है। यहाँ 5 का गुणा कर दिया, यहाँ 8 का गुणा कर दिया, तीनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में हमने क्या किया, संख्याओं से भाग दे दिया, जो कि हमारे पास संख्या आ रही थी 19। तो आंसर कितना हो जाएगा 25 26 3.16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो एक बैंक खाते में धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। इस धनराशि को बैंक में 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा? पहली बात तो ये CI भूलना चाहिए था। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, ये CI का क्वेश्चन है। ठीक है, और CI का कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो कि 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, 7 वर्षों में कितनी 2 गुनी। ठीक है, 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। तो हमसे पूछा है कि बताओ 8 गुनी जो है कितने वर्षों में हो जाएगी, 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो आपको पता है 8 को तोड़ेंगे, ऊपर जितना लिखा है उसकी पावर में, तो 2 की पावर 3, और इस 3 का गुणा कर देंगे सिंपल इसमें, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 तिया 21, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 क्या बोल रहा है हमसे कि टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि, टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% की 3/4, यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे, मतलब 5/8 ही रहे, तो समय के परिवर्तन के मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इन चारों में से देखना। सबसे पहली बात, पहले टी का मान निकालेंगे तो हम लोगों को पता है 5 की ब्याज है 8 पर, इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे दर, तो कितना आ जाएगा 0 0 कटेगा, 2 चौके 8 कटेगा, 2 पंजे 10 कटेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 25/4, और 25/4% हमारा आ रहा है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 छिंग 24, 6 सही 1/4%। पहली चीज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10% की 3/4 कर दे, बाकी सब सेम है, तो 5 की ब्याज 8 पर तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इंटू करेंगे 100 का और बट्टे में ले जाएंगे कितना
10 का जो रेट है उसका 3/4। देखिए भाई, मैंने ये आप लोगों को सिखाया हुआ है आरटी मेथड। तो यहाँ पे अगर आपके पास दर है तो दर चिपका दो, और अगर समय है तो समय चिपका दो। ये 4 जो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 2 पंजे 10 कर दो। यहाँ हो गया 55 25, 25/3 कितना हो गया? 25/3 हो गया। 25/3 कहने का मतलब है 8 सही 1/3 हो जाएगा। 3 8 24 होता है, तो 8 सही 1/3% यहाँ पर हमारी, सॉरी, ये वर्ष निकल के आएगा। क्यों वर्ष आएगा? क्योंकि देखिए हमारे सामने जो है ये दर दे रखी है, दर दे रखी है तो समय निकल के आता है। ठीक है, ये भी वर्ष ही है। ओके, तो अब इन कथन में देख लेते। पहले हमारे पास समय इतना लग रहा था, जैसे ही हमने दर कम की 10 का 3/4 की, वैसे ही हमारा समय बढ़ गया। तो यहाँ टी के समान रहेगा, पहले वाले टी के समान ही नहीं रहेगा। यहाँ समय टी का जो है 3/4 हो जाता है। 3/4 तो नहीं लग रहा है, 3/4 इसका करेंगे तो कम होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे, यहाँ बढ़कर 8 सही 1/3 वर्ष हो जाती है। हाँ, यहाँ बढ़कर 8 सही 1/3 हो जाती, यह घटकर 5 सही 1/2, ये भी गलत है। ये हमारे तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यह बढ़कर 8 सही 1/3 वर्ष हो जाती है, बिल्कुल राइट आंसर है। फिफ्थ वाला देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में बोला है 1600 रुपये के अंकित मूल्य वाली 1600 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर y% और z% की क्रमिक छूट दी गई। परिणाम स्वरूप वस्तु को 1056 रुपये में बेचा गया। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा y और z के मानों के लिए समुच्चय नहीं है? हमसे पूछा है नहीं है, इसका मतलब है ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे कि ये 1056 में नहीं बिच पा रही है। ये क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ होमवर्क में, बट पैटर्न में लिख देता हूँ कि देखो भाई 1600 रुपये की वस्तु है जिसको हम लोग बेच रहे हैं पहले y%, तो y% का मतलब है 100 माइनस y अपॉन 100। ठीक है, देन मल्टीप्लाई, यहाँ देखेंगे तो 100 माइनस z अपॉन 100 हो जाएगा। ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद वस्तु बेचती है कितने की? 1056 रुपये में बेचती है। कितने में बेचती है? 1056 रुपये में बेच रही है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, और उत्तर मिलने के बाद में वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। जिसका भी सही होगा अच्छी बात है, आप लोग भी कोशिश करो। तो बिल्कुल सिंपल है, आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहो तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए, आदित्य ने x को 23% के, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, x ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है आदित्य ने वस्तु का x को 23% के लाभ पे और वस्तु y को 13% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे 180 रुपये का लाभ कमाया। पूरे सौदे में कहने का मतलब है टोटल लाभ कितना कमाया है? 180 रुपये का। कहने का मतलब है पहले पे मुझे 23 रुपये का फ़ायदा हो गया, दूसरे पे मेरा 13 का हानि होगी, तो 10 का ही तो प्रॉफिट हुआ। सोचो, तो ओवरऑल प्रॉफिट है ये सब कुछ मिला के दोनों वस्तुओं को बेचने पर। वस्तु y से यहाँ बोला गया यदि वस्तु x का मूल्य जो y से 90 रुपये कम है, तो यहाँ पे जो लाइन है y माइनस एक्स, ये जो बराबर हो जाएगा किसके हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमसे बोला y से कम है। कम कौन है? x वाला कम है। तो वस्तु y का मूल्य क्या है? हमसे ये पूछा है y का मान कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझो मेरी बात को। अगर समझ लोगे तो आसानी से कर लोगे। देखिए x का जो वस्तु का मूल्य है, मैंने मान लिया वो x रुपये की वस्तु है। मैंने क्या मान लिया? ये x रुपये की वस्तु है, यही मेरा CP है, यही मेरा CP है यहाँ पे। ठीक है, मैंने माना कि x रुपये की वस्तु को मैंने बेच दिया कितने में? 23% के फायदे पे, तो 123/100 में बेचूंगा। सही बात है। क्वेश्चन ने बोला है कि इसको मैंने बेच दिया, ये क्या है? मेरा SP। मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरी वस्तु का भी SP जोड़ लेता हूँ, क्योंकि टोटल जोड़ेंगे SP और टोटल जोड़ेंगे CP, तो y का गुणा कर देंगे। 13% हानि है, वहाँ लाभ है, यहाँ हानि है, तो ये बचेगा 87।
कितना बचेगा 87 इज बाई 100, कितना हो जाएगा 87/100। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने दोनों का SP ऐड कर लिया। ध्यान से समझना, ये क्या है, इतने रुपए में तो बेचिए। ये बड़ी वैल्यू क्यों होगी, SP CP से बड़ा होगा क्योंकि 180 का लाभ हो रहा है। अगर मैं इसमें से CP को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या मेरी 180 के बराबर, कहने का मतलब है क्या वो प्रॉफिट के बराबर हो जाएगी? आप बोलोगे बिल्कुल होगी, SP में से CP माइनस करेंगे जब ही तो प्रॉफिट होगा। अब लेकिन हमारे पास CP का है, CP है तो हमने बताया तो x और प्लस वाई, CP हमने कितना माने x प्लस वाई, तो यहाँ पर x प्लस वाई रख लेते हैं। समझ गए मेरी बात? अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो अब हम सॉल्व करेंगे 100, यहाँ पर LCM लेके गुणा कर देंगे और उधर गुणा कर देंगे। इधर हो जाएगा 123x, ध्यान से देखना 123x, देन प्लस 87y। इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। बाकी तुक्का लगाते रहो तो कोई बात नहीं है। यहाँ हो जाएगा 100x, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये माइनस का गुणा करेंगे तो 100y, क्यों हो जाएगा, LCM लेंगे 100 तो 100 का गुणा, देन बराबर में हो जाएगा 180, देन 2 जीरो और लगा दो, 100 उधर जाएगा LCM के बाद। अब इसके बाद में आगे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 123x, यहाँ 100x, बचा कितना 23x बचा, 23x बचा। यहाँ 87y है, यहाँ हमारे पास 100y है, तो माइनस का बचा 13y, इक्वल टू हो गया 18000, ठीक है, 18,000। इतना समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर ये एक सेकंड, हमारे पास माइनस में ही बचेगा टर्म, प्लस का 87 है, माइनस का 100 भाई, ठीक है, माइनस में ही बचेगा। यहाँ पर हमें एक वैल्यू दे रखी है माइनस में, जो कि हमसे बोला है कि y जो है x के CP के बीच अंतर दे रखा है 90। इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम करेंगे, किसका पूछा है हमसे, y पूछा है, समझना y पूछा है तो x को हटा दो, और x को हटाने के लिए मुझे पूरे में 23 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का, 23 का गुणा करना पड़ेगा, तभी x हट पाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 23y माइनस 23x बराबर हो जाएगा, 23 का गुणा करेंगे, 9 3 27 की 7 हो गई, 2 कैरी, 9 दूनी 18 19 20 और 0 का 0, 9 3 27, 2 कैरी हो गई, 9 दूनी 18 19 20, ठीक है। यहाँ हो गया 20 70। अब देखिए हम जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो ये वैल्यू तो कट हो जाएगी, 23 में से 13 गए, बचे कितने 10y बचे, देन इक्वल टू हो गया कितना 0 का 0, 7 का 7, 0 का 0, 8 9 10 के 0, एक कैरी मतलब 2, एक 0 से ये 0 काट दो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2007 हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर है, यही क्या है आपका राइट आंसर है। तो बताओ भाई इसमें क्या था, बोलो। लेकिन अगर मैं बोलूं इससे अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता हो पाएगा। हाँ वो हो सकता है स्टेप मिस करना चाहो कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है, अगर चीज़ें समझ पाए हों तभी स्टेप मिस कर पाओगे, अदरवाइज ये बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कर्मचारी की मासिक आय हमें दे रखी है 26,500 और उसका मासिक व्यय, ट्रिपल स्टार लगा दो। एक काम करो, ये जीरो हमारे किसी काम के नहीं होते क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, इन्हें 5 से विभाजित और कर दो। 5 से विभाजित करेंगे तो 5 25, 5 3 15, 5 25, 5 3 15, आय तो हो गई ये बराबर, ट्रिपल स्टार के रेशियो में रख दो। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 6 और 3 9, मतलब ये है यहाँ बचा है 9, ये है हमारा एक्सपेंडिचर और यहाँ पर है ये सेविंग। मैंने तीनों का रेशियो बना लिया क्योंकि इनकम में से खर्च को माइनस कर दिया है तो हमारे पास सेविंग आ गई। आय में बोला है 20% की वृद्धि तो 20 का गुणा करेंगे, और इसमें बोला है 15 की तो 15 चौके 60 की 0, 6 कैरी 15 चौके 60 और 6 मतलब 660। यहाँ देखेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 1060 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि एक वैल्यू यहाँ पर होगी जिसका योग करने पर 1060 होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 400 लिखा होगा, लेकिन हमें परसेंटेज में बदलने
निकालने के लिए ट्रिपल स्टार बोलता है कि ऊपर वाली संख्या से भाग करो। तो 4/9 कितना होता है? आप बोलोगे सर 44 सही, 4/9% होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 सही, 4/9% आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था। क्वेश्चन में बोला है एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल धारा के विपरीत बोला गया, मतलब अपोजिट बोला गया है, करने में तय करने में कितना समय लेती है? 11 घंटे का। और धारा के अनुकूल, धारा के साथ में जब जा रही है तो समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड डबल होगी, तो 5 घंटे का समय लेती है। ये अपोजिट में है, ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, आगे बोला है कि नाव की चाल दे रखी है तो धारा की गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लो। 9 दूनी 18, 19 20, 20/9 तो गुणा कर देंगे कितनी का? हमसे पूछा है मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 18/5 का। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो है नाव की चाल आ गई। ठीक है, मीटर पर सेकंड को चेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जब मैं धारा के विपरीत जाऊंगा तो चाल माइनस होती है, तो नाव की चाल है 8। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो, समान दूरी है, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है बराबर तय कर रहा है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सिंपल हम क्या करेंगे, स्पीड में गुणा करते हैं समय का। स्पीड कितनी? 8 किलोमीटर। लेकिन जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट में जा रहा है, मान लीजिए अपोजिट में जा रहा है, ये मैंने नाव की चाल ले ली x, ठीक है, अपोजिट में जा रहा है तो इसको समय कितना लग रहा है? समय ज़्यादा लगेगा, मतलब 11 लगेगा। देन 8 + x जब कर लेंगे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल मैंने जब की तो समय कितना लगेगा? समय कम लगेगा। सिंपल इसे सॉल्व कर लो, x का मान आ जाएगा, आपका उत्तर होगा भाई। देख लेते हैं करके। तो यहाँ देखेंगे 11 8 88 x हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा, माइनस 11 x हो जाएगा, देन बराबर हो जाएगा 8 5 40, ठीक है, देन प्लस हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस वाले को इधर भेज दो तो 16x हो जाएगा, देन बराबर इसको इधर भेजेंगे तो 48 हो जाएगा। भाई 88 में से 40 के 16 थी 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। नाव की चाल धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बताओ कितना सिंपल है नाव और धारा का क्वेश्चन। दिमाग को बहुत शार्प बनाओ और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करो। देखिए, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रम से 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की? ठीक है, और ये पॉइंट में आएगा क्वेश्चन, ये भी बोल रहा है। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, इतना टफ नहीं है, मेरी बात को समझना कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताओ किलोमीटर में, तो मैं मीटर वाले को किलोमीटर में चेंज कर ले रहा हूँ। 1000 का भाग दूंगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला भाग रहा है चोर के पीछे। ठीक है बॉस, इनके बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 0.630 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 1000 से भाग दे दिया। यहाँ से जो पुलिस भाग रही है वो कितने की चाल से भाग रही है? 9.5 की चाल से। यहाँ से जो चोर भाग रहा है वो 6.5 की किलोमीटर की स्पीड से। अब अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर माइनस कर दो, तो 6.5 9.5 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड हो गई। कितनी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो अब हमसे पूछा है सबसे पहले तो टाइम निकालो। टाइम कितना लग रहा है कि चोर यहाँ से कितनी देर तक भागा? तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस कितनी है हमारी? आप बोलोगे सर 0.630 बट्टे में हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये पॉइंट हटाने से बट्टे में 1000 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21/100। ये क्या है? 21/100 घंटे का समय लगता है।
21/100 घंटे का समय लगता है। कहने का मतलब है चोर यहाँ से कितनी दूर तक, कितने समय तक भागा है, 21/100। तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, 6.5 देन गुणा 21/100। पॉइंट उठाने पे बट्टे में 10 और चिपका दीजिए। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 से 13 बार, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 13 एकम 13 हो गया, 3 एक कैरी, 13 दूनी 26 और 1 27। बट्टे में है 200। एक काम करो, 2 से भाग कर लो, 0 से पॉइंट लगा देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10। तो जब हम इन दो को 0 को हटाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 1.365 ये हमारा राइट आंसर होगा। इतनी दूरी भाग पाया वो, कितना, 1.365। 1.36 का मतलब होता है 1.4 किलोमीटर। आंसर क्या होगा आपका, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लो जी, टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल क्वेश्चन भाई, 2023 में पूछा गया भाई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो लोग ट्रिक और ट्रिका दिखाते हैं, ठीक है, तो कृपया करके उनसे सावधान रहें। चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट समझो, है हर जगह आप लोग कर पाओ हर क्वेश्चन को। एक इसी कार्य का 1/5 भाग को पूरा करने में 20 दिन में कर सकता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, 1/5 भाग को 20 दिन में, तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 का तो गुणा करते हैं और 1 का भाग देते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा कर सकते हैं कि ए जो है किसी कार्य के 1/5 भाग को कितने दिनों में कर रहा है, 20 पंजे 100 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, बी की बात करते हैं। तो बी की अगर मैं बात करूं, 30% भाग का मतलब है 3/10, और यहाँ पर देखेंगे कितने दिनों में, 36 दिनों में कर लेता है। 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की अगर मैं बात करूं, तो सी को अगर देखा जाए तो 80% मतलब 4/5, और 4/5 काम को ये कितने समय में कर रहा है, 160 दिनों में। तो 4 चौक 16 मतलब 40, 4 पंजे 20, कहने का मतलब है 200 दिन लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में। ये मैंने क्या किया, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे प्रोसेस कहता है कि पहले इनका एलसीएम लो। एलसीएम हो जाएगा 600। 100 से डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 200 से 2 तिया 6 हो जाएगा। इतना ठीक है। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला देखो, बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया। बी और सी की क्षमता कितनी है, 5 और 3 8। तो बी और सी ने काम किया है एक दिन में 8। तो एक्स दिनों में कितना किया होगा, आप बोलोगे सर एक्स किया होगा। सही बात है। आगे बोला क्वेश्चन ने, बी ने कार्य छोड़ दिया। अब बी ने कार्य छोड़ दिया तो बी की जगह कौन आ गया, ए ने सी के साथ मिलकर, मतलब अब जो कार्य कर रहे हैं ए प्लस सी कर रहे हैं, ए ने सी के साथ। और ए और सी की क्षमता कितनी है, 6 और 3 9 है। ए ने सी के साथ मिलके कितना समय लिया, मैं इसमें समय का गुणा कर दूंगा। देखो 8 काम एक दिन में, तो 2 दिन में कितना, 8 तो 16, तो x दिन है तो x का मैंने गुणा कर दिया। यहाँ देखेंगे x माइनस 41 कितना आ जाएगा, x माइनस 41 दिनों में इन्होंने बाकी का काम किया ए और सी ने मिलकर। बी और सी द्वारा लिए गए साथ मिलकर, बी और सी द्वारा लिए गए साथ मिलकर समय का अनुपात, कार्य का अनुपात दे रखा है 19/6। मतलब ये है कि इनको अगर मैं विभाजित कर दूं, बराबर में लिख दूं 19/6, इसको सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, वो तो सॉल्व करके पता चलेगा। चलिए तो देख लेते हैं। 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, सिंपल। 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 16x हो जाएगा। ठीक है, 19 का गुणा करेंगे, 19 तिया 57, 57x अंदर भी तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 57x हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस 19 तिया 57 और 57 का गुणा करना है इसमें। ठीक है, तो ऐसा कर लो, चाहे तो 19 का कर लो, 19 एकम 19 की 9, एक कैरी, 19 चौके 76 और 1 77। ठीक है, इसमें गुणा कर दो अब 3 का, कितने का, 3 का, 3 नाम 27 की 7 हो गई, 2 कैरी, 3 7 21 22 23, 2 कैरी, 3 7 21 22 23। ये तो इतना आ रहा है 2 3 3 7
इसको इधर लेके जाएंगे, 7 में से 6 गए, 1 बचे, 5 में से 1 गया, 4 बचा। 41x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में माइनस से माइनस काट देना, ठीक है। यहाँ बचेगा 2337। 41 गुणा 19, इसको हम लोग सीधे कर देते, हमें करना ही नहीं था ये गुणा, गुणा करो ही मत, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू कटी जाएगी, कोई बात नहीं। इसको जो है माइनस यहाँ लिख देंगे, 19 तिया 57, 19 तिया 57 एक्स तो ये हो गया, ठीक है। अब माइनस है 19 तिया 57, 57 इंटू 41 हो जाएगा। तो देखो बॉस, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको जब हम इधर लेके आएंगे, यहाँ बचेगा 57 गुणा 41, 41 से 41 खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। मतलब ये है x का जो मान है वो 57 आ गया। x का मान कितना आ गया भाई, 57 आ गया। जब x का मान 57 है तो आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोले C अकेला 2x दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा करेगा। 2x दिन का मतलब है कि 2x में गुणा कर दो, तो 2 गुणा हो जाएगा कितने का, 57 का, ठीक है। 2 दिनों में, 2x दिनों में, ये तो हो गए दिन, कितने की क्षमता से करेगा भाई, C जो है 3 की क्षमता से कार्य करेगा। और टोटल वर्क क्या है हमारे पास, टोटल वर्क है 600। कैलकुलेट कर लो, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, मतलब 57/100 काम करेगा या भाग करेगा, 57/100। ये आपका राइट आंसर होगा। सिंपल है, इतना टफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गुणा करते फिर भाग करते, इससे अच्छा है कि आप लोग डायरेक्ट रख दोगे तो 41 से 41 कट जाएगा। आगे चलते हैं। एक दूध वाले के पास, समझो, एक दूध वाले के पास और दूध और पानी के मिश्रण में 2 बर्तन हैं। पहले बर्तन में 80% दूध है, तो 80% होता है 4/5। समझो, पहले बर्तन में 80% दूध है, 80% का मतलब है कि 4/5, तो 80% दूध मतलब मिल्क कितना है, इसमें 4 है, तो वाटर कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 होगा। कम से कम फ्रैक्शन तो याद ही होंगे आप लोगों को। दूसरे कंटेनर की बात करते हैं जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो देखेंगे, तो यहाँ पर बोला है 50%, इसका मतलब है 1:1 हो जाएगा, यहाँ 4:1। क्वेश्चन में बोला है कि उसे प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण लीटर में मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। कितना हो जाए, 1:2 करने को बोला है। तो जब भी कभी हो जाए या कराना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों के अनुपात बैलेंस करेंगे। 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। 1 और 1 2 होता है, 2 और 1 3 होता है। इनको बैलेंस करो, जब भी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो हम लोग कितना बना दें, 30 बना दें। 30 बनाने के लिए 15 का गुणा, यहाँ कितने का, 5 6 के 30 होता है, यहाँ कितने का, 10 का गुणा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टर्म को उठा सकते हैं। जैसे मिल्क एलिगेशन लगाना है, तो यहाँ पर भी मिल्क उठा लिया जाएगा। तो 4 में गुणा, 4 6 24, 15 एकम 15, 10 एकम 10। यहाँ पर देखेंगे 6 चौक 24, 24 15 और 10 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये वैल्यू टोटल मिला के 15 रेशियो इधर हो जाएगा, सॉरी 5। ये कुछ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, 15 दूनी 30, 50% दूध है, 50% पानी हो जाएगा। अपना उत्तर बर्तन 1 और बर्तन 2 के क्रम में दे, ठीक है। अनुपात 1:2 हो जाए, 2 और 1 3। यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें 9 लीटर मिश्रण प्राप्त हो। भाई पहला हमने लिया 6 चौके 24, 5 छक्के 30 हो रहा है, ठीक है। यहाँ 15 एकम 15, 3 ढाई 30 होता है, 2 और 1 3 हो गया।
तो जब हमने बैलेंस किया तो यहाँ प्रॉब्लम कैसे आ रही है बॉस? कहाँ गलती हो सकती है? एक दूध वाले के पास में दूध और पानी के दो बर्तन हैं, जिसमें पहले में 80% दूध है, 80% मतलब 4/5, 5 में से 4, ठीक है। दूसरे बर्तन में 50% दूध है, तो मतलब 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है इतना, और ताकि 9 लीटर मिलाना चाहिए प्राप्त हो। 9 लीटर का वैसे यूज़ तो है नहीं है प्रत्येक बर्तन से, जिससे 1:2 हो जाए। जब मैंने 6 चौके 24 के लिया, 15 एकम 15 और 10 एकम 10 हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, देखो देखो देखो, है आप लोग गलती मत करना। पता है क्या गलती है? यहाँ देखो दूध और पानी बोला गया है, ध्यान से समझना। यहाँ पानी और दूध का अनुपात है, दोनों में अंतर है। यहाँ पानी और दूध का अनुपात है। जब हम इस एलिगेशन को लगा रहे हैं पहले वाले को, तो ये मिल्क ही लेना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये मिल्क नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी है। तो इसका मतलब है जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? उल्टा होगा, मतलब 2:1 होगा। समझ गए मेरे भाई? और 2 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर बीच में 20 आएगा। अब ठीक है, पहले वैल्यू बीच में नहीं आ रही थी। यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4, तो 5 4 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास में ये मिल्क है, ये वाटर है। आंसर हमसे ये पहले कंट्री में, कहने का मतलब है अपना उत्तर बर्तन फर्स्ट और बर्तन 2 के क्रम में दीजिए, तो हमारा जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा? 5,4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5,4 हो जाएगा। चाहो तो रेशियो मान लो, हो सकता है इतनी क्वांटिटी होगी, क्योंकि 5 और 4 मतलब टोटल मिला के 9 लीटर था, ठीक है। और 9 लीटर में दूध और पानी कितना था? 5:4, या 5 और 4 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लीटर लगा दें तो 9 लीटर का मान 9 रेशियो का मान 9 लीटर, तो 1 का मान 1 है, तो ये लीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 5,4 लिख दो, या 5:4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो ये थी, ध्यान से देखेंगे आप लोग भी, ठीक है। आगे चलते हैं, समझो चीज़ों को भाई। स्वाति 4200 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है। 5 महीने के बाद स्वाति के साथ में बानी और आ जाती है। 1 वर्ष के बाद में 2:5 के बीच में प्रॉफिट होता है। तो देखो, स्वाति ने 4200 रुपये लगाए, ठीक है। ये तो अपने 12 महीने के लिए चल रही है। यहाँ बानी ने पता नहीं कितने पैसे लगाए, लेकिन ये 5 महीने के बाद आ रही है, तो मतलब 7 महीने तक रुकेगी बिजनेस में। 2:5 के अनुपात में इन्हें प्रॉफिट होता है। तो सिंपल साधारण सी बात है, ये भी प्रॉफिट है, क्योंकि लाभ बराबर पूंजी में समय का गुणा कर दिया, ये प्रॉफिट हो गया, ये भी प्रॉफिट का रेशियो। इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे। 7×42 मतलब कितना हो जाएगा? 600 और गुणा 12। तो ये 2 बना है इससे, तो कहने का जितना ये मल्टीपल होगा उतना ही ये मल्टीपल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे भाग दे देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 मतलब कितना? 12 तिया 3600। कितनी बार जाएगा? 3600 बार जाएगा। 3600 का गुणा कर दो इसमें, कितना हो जाएगा? 0 0, 5 छक्के 30 के 0, 3 गहरी 5 × 15 16 17 18, तो 18,000 रुपये आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये राइट आंसर होगा। 13 के पास चलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा राम के पास में 12 मुर्गियाँ 5 गायें हैं, और यहाँ पे देखेंगे दूसरा कौन है? श्याम के पास में 18 मुर्गियाँ और 9 गायें हैं। प्रीतम के पास में 4 मुर्गियाँ और 8 गायें हैं। विनय के पास में 10 मुर्गियाँ और 7 गायें हैं। तो मुर्गियों और गाय का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है? तो सीधे सीधे आप कर लीजिए वहीं की वहीं। देखिए 5 से डिवाइड कर दो, 5 से फ्रैक्शन बनाना है ना, तो 5 से इसको भाग कर दो, पता चल जाएगा कितना रेशियो है। तो 5 दूनी 10, राम के पास में 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4 तो इसका हो गया। 5 दूनी 10, 5 चौके 20। यहाँ देखेंगे 9 दूनी 18, 2 रेशियो आ रहा है श्याम के पास। देख लेते हैं किसका ज़्यादा आता है। ये 2.4 है राम के पास। यहाँ देखेंगे हम लोग
प्रीतम के पास देखेंगे 4 से इसको विभाजित कर दो, 1/2 आएगा, मतलब कितना 0.5। तो प्रीतम के पास तो 0.5 आ रहा है रेशियो। यहाँ पर देखेंगे तो 10/7 है, 7 एकम 7 हो जाएगा, 1.7 चौक 28, तो 1.4 के आसपास आएगा विनय के पास। देख लो किसके पास ज़्यादा है, तो राम के पास ज़्यादा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, राम हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल जैसे 12 लिखा था 12 को 5 से विभाजित किया, सेम चारों में फ्रैक्शन से भाग दे दिया, उसके बाद में पता चल गया किसके पास में जो बड़ा अनुपात होगा तो राम के पास में होगा। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा। देखो x बराबर 7 + 4√3 दे रखा है, ठीक है, और हमसे बोला है कि बताओ x² + 1/x² का मान क्या हो जाएगा। तो देखो जब x का मान दे रखा है तो 1/x का मान कितना हो जाएगा, 1/x का मान सोचो कि जब हम इसे 1 के बट्टे में लेकर जाएंगे और कॉन्जुगेंट का साइन चेंज करके गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 7 49 4 चौक 16 3 48, 49 - 48 करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, 1 बचेगा। तो इसका मतलब 1/x का मान कितना होगा, 7 - 4√3 होगा। कितना होगा, 7 - 4√3 होगा। सही बात है। अब हम क्या करते हैं, पहले निकल जाते हैं x + 1/x की तरफ। x + 1/x की अगर मैं बात करूं तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 7 + 4√3 प्लस हो जाएगा 7 - 4√3, तो माइनस वाला प्लस वाला कट गया, 7 7 14। हमारा जो है x + 1/x का मान आ गया 14। तो क्या आप लोग x² + 1/x² नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 196 हो जाएगा, देन -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। 194 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं सिंपल, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है कि एक त्रिभुज है 15 में, एक त्रिभुज PQR Q पर इस प्रकार समकोण है। तो देखिए यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है और R यहाँ पर है, Q पर समकोण है। आगे बोला है क्वेश्चन ने PQ बराबर दे रखा है x - y, ये x - y दे रखा है, ठीक है। QR बराबर x दे रखा है, ये हमें पूरा x दे रखा है, और हमें PR बराबर x + y दे रखा है। कितना, x + y दे रखा है। क्वेश्चन बोला SQR पर इस प्रकार स्थित है, S जो है यहीं कहीं पे होगा, QR पर इस प्रकार स्थित है कि QS बराबर ये बराबर है किसके, PQ के, मतलब ये वैल्यू बराबर है यहाँ तक। कहाँ तक, मैं येलो या दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ, ये वैल्यू या ये लाइन बराबर है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने नहीं बनाई, वो बात अलग है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ QS और SR का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, समझो जब ये लाइन इसके बराबर है तो QR तो हमारी PQ से बड़ी होगी, मतलब इससे वैल्यू ये बड़ी होगी पूरी। एक ट्रिपलेट होती है, आप लोगों को पता है, और वो होती है 3 4 5। अगर मैं इसको 3 ले लूँ, इसको 4 ले लूँ पूरी को, और इसको 5 ले लूँ, तो क्या वेरीफाई करेगी चीज़ें? बोलो, क्या वेरीफाई चीज़ें होंगी? कैसे कि हमको पता है क्वेश्चन में बोला गया है कि ये लाइन इसके बराबर है, तो इसका मतलब है ये 3 जब मैंने लिए तो 3 ये हो गई, 4 ये है तो 1 ये हो जाएगा। क्यों, 4 तो टोटल है, 4 में से 3 हटा दिए तो 1 बचा ये, ठीक है। तो कितना बचा, 1 बचा। अब इसको आप लोग समझो कैसे कि x का मान मैंने मान लीजिए 4 लिया। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व ऐसे कर सकते हो कि देखो भाई x + y का मान मैंने माना है कितना, 5, और x - y का मान मैंने माना है 3। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, x का मान जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 8 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे ट्रिपलेट लगा के कहानी ख़त्म कर सकते हैं, और तो ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा। एक x - y दे रखा है, एक हमें ये लाइन बोलिए कि ये इसके बराबर है। मैंने क्या किया, 3 4 5 लगाया। 3 4 5 इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता चल गया
इससे ये छोटा है, तो मैंने इसलिए इसको 3 लिया है और इसको 4 लिया है, ये बड़ा है, और ये तो सबसे बड़ा है, ये तो सबसे बड़ा है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है 3:1। मतलब ये है, हमसे पूछा है क्यू एस मतलब ये वाली लाइन कितनी है हमारी 3 है, और एस आर कितनी है हमारी 1 है, तो एस आर हमारी 1 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, अनुपात कितना होगा, ये राइट आंसर होगा, 3:1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या बोला है देखो। क्वेश्चन में बोला कुछ दवाएं तरल रूप में 36 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कंटेनर में तैयार की जाती है। जब कंटेनर दवा से भर जाता है तो दवा को 6 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार बोतल में भर दिया जाता है। तो कंटेनर को खाली करने के लिए कितनी बोतलें की आवश्यकता होगी। देखिए सिंपल सी बात है, एक हमारे पास अर्धगोलाकार एक कोई भी है, बाउल वगैरह है जो भी है जिसमें दवाई रखी गई है, 36 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 18। ठीक है, हमसे बोला है कि इसमें से मैं कुछ दवा निकाल के किस में एक कंटेनर में भर रहा हूँ, या ये समझ लो ये कंटेनर में भर दी जाती है, जिसका व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3 और हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में मतलब ये बोतल चाहिए मुझे कितनी, ये हमसे पूछ रहा है कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, और ये बराबर होगा किसके, पाई आर स्क्वायर एच के, इनटू होगा एक्स कंटेनर के लिए। यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो पाई से पाई उड़ा दो, ठीक है, बाकी वैल्यू पुट कर दो, 2/3 इंटू आर क्यू मतलब 18 इंटू 18 ही है ना, 36 है तो ओके। आर स्क्वायर मतलब यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ कितना 6 का, और इंटू हो जाएगा एक्स, ठीक है, नहीं 3 त्रिका 9 हो गया ना, ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 छिंग 18, 6 से 6 काट दो, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 दूनी 36 दूनी 72, तो आंसर कितना आ जाएगा 72 इक्वल टू एक्स। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा कितना 72, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सेवनटीन क्या बोल रहा है देखो, सुभाष एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार खड़े हैं कि जमीन पर उनके आधार एक रेखस्थ है। ठीक है, पहले देख लेते हैं। सुभाष एक पेड़ 3.15 मीटर लंबा एक पेड़ बना लो, पहले ये पेड़ बन गया, इसकी लंबाई दे रखी है 3.15, ठीक है, और एक ऊंची इमारत 11.25 की, तो इससे तो बड़ी होगी, तो इमारत की लंबाई 11.25 में रख देता हूँ, ठीक है, 11.25। आगे बोला है क्वेश्चन ने, समान आधार पर खड़े हैं, पेड़ सुभाष और इमारत के बीच में, मतलब पेड़ सुभाष और इमारत के बीच में, कहने का मतलब है जो इमारत है और जो सुभाष है, सुभाष मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये सुभाष देख रहा है, ये बीच में पेड़ है, बीच में पेड़ है, क्वेश्चन ने बोला बीच में स्थित है कौन, पेड़। सुभाष देखो जो पेड़ है वो सुभाष और इमारत के बीच में है, तो बीच वाला पेड़ हो गया, पेड़ की लंबाई हमें दे रखी है, पेड़ सुभाष से 7.5 मीटर की दूरी पर है, ये कितना पॉइंट दे रखा है हमें 7.5 दे रखा है। आगे देखेंगे, और इमारत 45 मीटर है, ये हमें 45 दे रखी है। आगे बोला है सुभाष की आंखें पेड़ की शीर्ष और इमारत की शीर्ष एक ही पंक्ति में, कहने का मतलब है कि यहाँ से सुभाष की आंखें यहाँ पर होंगी, यहाँ से ये जो है एक पंक्ति में देख रहा है, यहाँ पे पेड़ के ऊपर, यहाँ पे इमारत के ऊपर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोला है जमीन से वहाँ ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस ऊंचाई पर सुभाष की आंखें स्थित हैं, कहने का मतलब है ये वाली लंबाई हमें निकालनी है, सुभाष खड़ा हो चाहे इमारत पे हो चाहे छत पे हो, बट ये वाली हमें डिस्टेंस पूछी गई है और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो भाई एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से एक सीधी रेखा डाल सकता हूँ?
अगर मैं सीधी रेखा डाल दूं तो ये 90 डिग्री पे कट करेगा। एक सीधी रेखा यहाँ से भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये 90, ये 45 है तो क्या ये 45 होगा? आप बोलोगे सर होगा। ये 3.15 है तो क्या ये वाली लाइन 3.15 होगी? 3.15। तो एक बात बताओ, पूरी 11.25 है, ये वाली 3.15 है, तो ऊपर वाली आप निकाल सकते हो, इसमें से माइनस कर दो तो 5 में से 5 गए तो 0 बचेगा, देन 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 11 में से 3 गए तो 8 बचेगा, बाकी पॉइंट का पॉइंट। ये हमारी क्या होगी? इतनी दूरी हो गई। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर देखेंगे, अगर मुझे ये निकालना है तो ये पता चल जाए ये भी x ही होगा। ये निकालना है तो इस 3.15 में से ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए होगी, और इस वैल्यू को निकालने के लिए इसका नाम दे देता हूं मैं a। अच्छा, ये 7.5 है तो ये भी 7.5 होगी। अब क्या कर सकते हैं इसमें? और तो कुछ है नहीं हमारे पास। एक काम ये कर सकते हैं, हम लोग सिमिलर ट्राइंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं इस वाले में और इस वाले में। अगर मैं सिमिलरिटी लगा दूं तो रेशियो के थ्रू, देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो गई, ए का करस्पॉन्डिंग ये हो गया, तो दोनों ट्राइंगल सेम हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल 90 है, राइट, RHS के थ्रू सिमिलर हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग रेशियो लगाएंगे, तो 7.5 अगर मैंने यहाँ पर लिया तो बट्टे में आ जाएगा कितना? 45 बराबर। यहाँ मैंने लिया है a, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? 8.1 होगी। बाकी इसे सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। तो देखेंगे 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा, 5 से 1.5, 5 नम 45, 9 नम 81, तो 0.9 हो जाएगा। 15 नम्मा 135, इसका गुणा करेंगे तो 15 नम्मा 135, 135 मतलब 1.35 हो जाएगा। ये 1.35 क्या निकल के आया हमारा? ए का मान। ए का मान कितना है? 1.35। ठीक है, 1.35 ये है। तो अगर मैं इसमें से 3.15 में से माइनस कर दूं तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो माइनस करेंगे 1.35, तो कितना बचेगा? 0। 11 में से 3 गए तो बचे कितने? 8। यहाँ 2 में से 1, 1.8। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन में है या नहीं। 1.8 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल कितना क्वेश्चन था भाई, बताओ। तो कुछ प्रॉपर्टी जो सीखी है उनका भी यूज़ करो भाई। ये हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो, कोसेक ए कॉट ए बराबर हमें दे रखा है कितना? ए रूट बी। समझो मेरी बात। अच्छा, आगे बोला क्वेश्चन ने कि बताओ ए स्क्वायर बी माइनस 1 ए स्क्वायर बी प्लस 1 का मान क्या होगा। तो एक बात मेरी ये समझो, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर बी बन जाएगा कि नहीं? ये ए स्क्वायर बी बन जाएगा ना, इसका रूट हट जाएगा, इस पे स्क्वायर लग जाएगा, और हमें इसी की वैल्यू चाहिए +1 -1, तो हम बाद में देख लेंगे। और लेकिन अगर उधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग होगा। समझ गए मेरी बात? ए स्क्वायर बी मिल गया हमें। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सिंपल कोसेक ए प्लस कॉट ए को सॉल्व कर लेते। तो देखेंगे कोसेक, चाहे तो होल स्क्वायर सीधे ओपन कर लो, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी। कहने का मतलब है 2 कोसेक ए और कॉट ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोसेक ए और कॉट ए। ये जो वैल्यू है ये बराबर किसके हैं? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर बी के हैं। तो ए स्क्वायर बी के तो मैं वैल्यू पुट कर दूं इसमें सीधे, यहाँ पर सीधे -1 कर देता हूँ भाई। ये वैल्यू पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर रख दी, बगल में कौन है? -1। ये समझ गए मेरी बात को? मेरी बात को समझ गए? मैंने क्या किया? बोथ साइड स्क्वायरिंग की। बोथ साइड स्क्वायरिंग में कोसेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए और कॉट ए हमें मिला। इसमें से माइनस कर दो कितना? 1। लेकिन इसके डिवाइड में भी कुछ लिखा हुआ है, डिवाइड में भी सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए देन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 2 कोसेक ए कॉट ए देन +1। सही बात है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं वो सीखो कि हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, अब हमें सॉल्व करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि कोसेक स्क्वायर ए -1
को अगर हम देखें तो ये क्या होता है हमारा, आप बोलोगे सर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बराबर होगा किसके, तो आप बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो टू कॉट स्क्वायर ए हो गया। ऊपर क्या हो गया हमारे पास, देखो कॉट स्क्वायर ए इन दोनों की जगह पे, तो टू कॉट स्क्वायर ए बट्टे में हो जाएगा कितना, इसे मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, कितना हो जाएगा, टू कॉट स्क्वायर ए बट्टे में हो जाएगा यहाँ टू कोसेक स्क्वायर ए। हाँ, तो ये हो गया हमारा सॉल्व, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, बचा है ये, तो ये बचा है तो लिख दीजिए प्लस में हो जाएगा टू कोसेक ए कॉट ए, यहाँ भी हो जाएगा प्लस में टू कोसेक ए कॉट ए। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों में से, दो और कॉट जब मैं कॉमन ले लूँगा टू कॉट, ठीक है, टू कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या टू कॉट ए जब मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कितना, आप बोलोगे सर कॉट ए बचा। यहाँ पर देखेंगे तो टू कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना, आप बोलोगे सर कोसेक ए बचा, देन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी सेम टू कोसेक ए कॉमन ले लें, कोसेक ए ही आएगा, तो कोसेक ए, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोसेक ए बचा। क्यों बचा भाई, एक तो बाहर है ना, दो है ना मेरे पास, स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस में हो जाएगा कॉट ए, ये वैल्यू कट हो जाएगी, कट होने के बाद बचेगा कितना, ये वैल्यू कट हो जाएगी, कॉट ए अपॉन कोसेक ए बचा। कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब बट्टे में हमारे पास कोसेक है, कोसेक क्या होता है, वन अपॉन साइन ए, तो वन अपॉन साइन ए के लिए वन अपॉन नीचे का पहुंचेगा साइन ए ऊपर, साइन ए से साइन ए उड़ाओ तो उत्तर कितना हो जाएगा, कोस ए आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा भाई, कोस ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये एक बेसिक तरीका था, हम लोग सीधे वैल्यू पुट करके, बाकी आप लोग कर सकते हो, आसान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है, इसके बाद में थोड़ा सा हमें कोसेक स्क्वायर ई वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, पॉइंट लगाना है, उसके बाद में सीधे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 19 की तरफ। यहाँ पर देखेंगे 19 में कि x की पावर 6 + 1 और हमारे पास दूसरा नंबर है x की पावर 4 - 1 का मासा पूछा है, HCF पूछा है, एक ऐसा नंबर जिससे मैं इन दोनों में विभाजन दे दूं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कि ये जो है x² का होल क्यूब देन +1 का होल क्यूब बोल सकते हैं, मतलब AQ + BQ बन गया, और ये हमारा क्या x² का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। ये a² - b² बना है, ये AQ + BQ बना है, तो AQ + BQ कितना होता है हमारा, आप बोलोगे सर कि a + b, मतलब a + b का मतलब है कि x + 1 सॉरी x² + 1, एक तो ये हो गया, ठीक है, a + b, दूसरे ब्रैकेट में x की पावर 4 देन +1 a² + b² माइनस का हो जाएगा 2 × 2 = 4 2ab 2x², ठीक है, ये हो गया हमारा कितना 2x² हो गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे a² - b² है, तो एक बार तो प्लस कर लो, तो एक बार प्लस करेंगे तो x² + 1 हो जाएगा, दूसरी बार माइनस करेंगे तो x² - 1 हो जाएगा। यहाँ पे HCF पूछा, HCF का मतलब होता है कॉमन,
इन दोनों के बीच में कॉमन कौन है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारा जो है राइट आंसर होगा, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या होता है, जिससे हम लोग विभाजन कर दें, मतलब इससे हम इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं पूरा एग्जैक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं को जब निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 आता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं को, कहने का मतलब है एक संख्या, मान लीजिए मैंने ले ली एक संख्या x, और इस x को मैंने जब a से विभाजित किया तो 57 आता है। ध्यान से समझना मेरी बात, पहला। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि एक और संख्या, दो संख्याएं, एक संख्या मैंने x मानी, दूसरी संख्या y, और उसी से विभाजन किया जाता है तो भी 57 आता है। 57 एक बार लिखा है, लेकिन यहाँ दो बार होगा क्योंकि दो संख्याओं को अलग अलग बोल रहा है और शेषफल 57 आ रहे हैं। यहाँ पर तीसरी जगह बोल रहा है कि इन संख्याओं के योगफल मतलब x प्लस वाई को जब हम सेम भाजक से मतलब a से विभाजन करते हैं तो हमारे पास 49 आता है शेषफल। समझ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात ये समझिए मेरी बात, कि इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले जो दो संख्याएं दे रखी हैं, अगर सेम रिमाइंडर बच रहा है तो सिंपल सी, देखो सेम रिमाइंडर है हमारे पास, ये क्या है, रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, ये तो अलग केस है। अगर जब हमारे पास सेम रिमाइंडर है और सेम नंबर से जब हम विभाजन दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि x बराबर कहीं ना कहीं y के होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास x बराबर y होगा, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पर आपको लगे कि हमें ये दो नंबर दे रखे हैं और दो नंबर को सेम भाजक से हम लोग भाग दे रहे हैं और सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। तो 57 प्लस 57, देन माइनस कर देंगे इन दोनों नंबर के योग को उसी भाजक से भाग करने पर जो रिमाइंडर आया है उससे। तो ये एक सिंपल मेथड भी हो जाएगा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 114 हो जाएगा, 114 माइनस 49 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 65 बचेगा। कितना बचेगा, 65 बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझो मेरी बात, x बराबर y है, ठीक है, तभी 57 पॉसिबल है, ठीक है। वैसे अगर मैं देखूँ x और y का मान जो हम ले सकते हैं 57 है और हम भाग किससे कर रहे हैं, 65 से, तो x और y का जो मान होगा कहीं ना कहीं इन दोनों का योगी होगा। कितना होगा, 65 और 57, 65 से तो भाग दे रहे हैं, ठीक है, 57 आ रहा है तो 65 प्लस 57 ही हम लोग ले सकते हैं। 7 और 5 12, एक कैरी, 5 और 6 11 और एक 12, 122 वो संख्या होगी, वो संख्या जिसमें हम भाग कर रहे हैं। x कितनी होगी हमारी, 122 होगी, और y कितनी होगी, 122 होगी। आप एक बार इस क्वेश्चन को और समझना और ये पॉइंट याद रखना, मैंने क्या बोला, जब ये दोनों बराबर होते हैं और सेम हम लोग सेम संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, उस केस में क्या करना है, इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे और इस थर्ड वाले रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो निकल के आती है ए कहने का मतलब है जिससे हम विभाजन कर रहे थे या जिससे हम भाग दे रहे थे, जो कि हमारा क्या है, भाजक है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन देखे 20, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और कोई क्वेरी वगैरह हो, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, बाकी मैं रिप्लाई दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।